सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए भी 17 घंटों तक खेत में काम करने वाले एक गरीब लड़के ने आगे चलकर एक करोड़ों का बिजनेस एम्पायर बना दिया। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। इनका जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। चंग बड़े होकर स्कूल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। पूरे दिन खेत में काम करने के बावजूद भी उन्हें एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता, तो अच्छे कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात थी। लकड़ी बेचने के लिए चंग एक नजदीकी शहर में जाते रहते। वो ये देखकर काफी हैरान हुए कि शहर के लोगों के पास काफी अच्छे कपड़े हैं और खाने हैं, और इसके लिए वो पूरे दिन खेत में काम भी नहीं करते। अपने लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में जब उन्हें अखबार के जरिए पता चला कि शहर में कंस्ट्रक्शन साइट के लिए लेबर की जरूरत है, तब उन्होंने चौंका देने वाला फैसला लिया। साल 1932, सिर्फ 16 साल की उम्र में चंग एक रात बिना किसी को बताए अपने दोस्त के साथ शहर के लिए निकल गए। लगभग 160 किलोमीटर का सफर तय कर वो कोवोन शहर आ गए और कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम शुरू कर दिया। ये काम बहुत मुश्किल था और इससे मिलने वाले पैसे भी बहुत कम थे। फिर भी चंग खुश थे, क्योंकि पहली बार वो खुद के लिए कमा रहे थे। ऐसे ही लगभग 2 महीने उन्होंने काम किया। बाद में उनके पिता ने उन्हें ढूंढ लिया और अपने साथ ले गए। चंग के वापस आने पे उनकी फैमिली तो खुश थी, पर वो नहीं। अब तक वो कंस्ट्रक्शन को लेके काफी पैशनेट हो चुके थे, क्योंकि वो ये बात जान चुके थे कि खेत में काम करके वो कभी भी गरीबी से नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने 2 बार फिर से भागने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। आखिरकार 1934, 18 साल की उम्र में वो फिर से शहर के लिए निकले और सोल पहुंचे, जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो सब किया। पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर, और फिर उन्हें बुकियांग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम मिला। इस दुकान के मालिक उनकी मेहनत से इतने खुश हुए कि 6 महीने में उन्हें दुकान का मैनेजर बना दिया। इसके बाद चंग ने दुकान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। साल 1937 में जब दुकान के मालिक बहुत बीमार हो गए, तब उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने चंग को अपनी दुकान सौंप दी। सिर्फ 22 साल की उम्र में चंग एक दुकान के ओनर बन गए, और 2 साल की मेहनत के अंदर मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन के जरिए चंग ने अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन आ गई। अब कोरिया पर जापान का राज था। जापान को अपनी सेना के लिए राइस सप्लाई चाहिए थी, इसलिए जापान ने कोरिया के सभी राइस स्टोर पर कब्जा कर लिया। इसी में चंग की भी दुकान चली गई। इसके चलते चंग की सारी मेहनत एक ही बार में खत्म हो गई। वो बहुत उदास हुए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं अपने दिलो जान से किसी भी काम को करूं तो मैं जरूर सफल हो सकता हूं। इसी सोच के साथ अब वो एक ऐसे बिजनेस की तलाश करने लगे जिसे जापानीज सरकार कंट्रोल ना कर पाए। और 1940 में चंग ने 3000 वॉन का लोन लेकर एडो सर्विस गैरेज नाम से कार रिपेयर बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन गैराज खुलने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसमें आग लगने की वजह से सब कुछ जल गया। इसके चलते चंग काफी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि इस बार उन्हें लोन भी चुकाना था और कस्टमर के लॉस को भी कंपनसेट करना था। एक आम इंसान ऐसी सिचुएशन में आसानी से हार मान लेता, पर चंग ने इस बार 3500 वॉन का लोन लेकर फिर से गैराज की शुरुआत की। और इस बार चंग समझ चुके थे कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाड़ी को रिपेयर करने में लगने वाला वक्त था। इसलिए उन्होंने स्पीड सर्विस पर मेन फोकस किया। जहां कॉम्पिटिटर्स को कार रिपेयर के लिए 20 दिन लगते थे, वही काम चंग का गैराज सिर्फ 5 दिनों में करने लगा। इसलिए उनका गैराज इतना कामयाब हुआ कि सिर्फ 3 सालों में, यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉइज तक बढ़ गई। इस दौरान चंग ने अपना सारा लोन चुका दिया और अपने परिवार को भी सोल में सेट कर दिया। बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा था, तभी एक और प्रॉब्लम आ गई। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के रिलेटेड वॉर इक्विपमेंट बनाना था, जिसके चलते जापान ने चंग का गैराज ले लिया और इसे एक लोकल स्टील प्लांट के साथ मिला दिया। एक बार फिर चंग का बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया। उन्हें अपने परिवार के साथ गांव वापस जाना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन बचे थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो एक और नया बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के साथ ही कोरिया में जापान का राज भी खत्म हुआ। कोरिया के उत्तर में सोवियत यूनियन का प्रभाव था और दक्षिण में अमेरिका का। दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ युद्ध किया था, इसलिए कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बांटा गया। चंग 1946 में सोल वापस आए और इस बार अपने कार रिपेयर बिजनेस को नए नाम से चालू किया, हुंडई ऑटो सर्विस, जो काफी अच्छी तरह चलने लगा। उसके बाद जब अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए बिल्डिंग्स बना रही थी, तभी चंग को कंस्ट्रक्शन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी। इसलिए 1947 में चंग ने हुंडई सिविल वर्क नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो स्टार्टिंग में छोटे प्रोजेक्ट्स पर ही काम करते, लेकिन 1950 के शुरू होते ही उनकी कंपनी ने बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। अब यही उनका मेन बिजनेस भी बन गया था। और इस बार एक नई मुसीबत सामने आ गई।
नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स सोल के काफी करीब आ चुके थे, इसलिए चंग को अपनी सेविंग के साथ पुसन जाना पड़ा। इतने बड़े क्राइसिस होने के बाद भी चंग ने हार नहीं मानी। जब उस वक्त यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी, तब उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर्स, वेयरहाउस और टेंट्स की जरूरत थी। चंग को दिखा कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ रिलायबल सर्विस चाहिए। एक छोटी सी टीम के साथ चंग ने फिर शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, और सही प्राइस पर उन्हें जो प्रोजेक्ट्स मिलते वो चंग कर लेते। युद्ध की वजह से उन्हें कई मुसीबत और नुकसान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अपना वचन देने के बाद उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा, और इसी सर्विस के चलते उनका अमेरिकन्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन गया। इसलिए 1952 में युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अमेरिका से चंग को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ब्रिजेस, डैम्स और रोड को तेजी से बनवाना शुरू कर दिया, और हंडाई ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया, जिसके चलते उनके बिजनेस में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयांग डैम और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे कुंगबू एक्सप्रेस हंडाई ने ही बनाई थी। साल 1960 में चंग अपने अर्ली 50s में थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर थे, लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुके। हजारों किलोमीटर्स के रोड बनाने के बाद अब वो उस पर चलने वाली गाड़ियाँ भी बनाना चाहते थे। इसलिए 1967 में चंग ने हंडाई मोटर्स कंपनी की भी शुरुआत कर दी। 1968 में उन्होंने फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो कोर्टिना गाड़ियां असेंबल करने वाले थे। ये जॉइंट वेंचर 2 साल तक सक्सेसफुली चला, लेकिन उसके बाद दोनों कंपनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे। फोर्ड कंपनी नहीं चाहती थी कि हंडाई अपनी खुद की गाड़ियां बनाए, इसलिए 1973 में चंग ने उस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया और तुरंत नए पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन के साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया, और फिर उनकी पार्टनरशिप जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ हुई। मित्सुबिशी हंडाई को अपनी कार मेकिंग टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थी। इस डील में सबसे अच्छी बात यह थी कि हंडाई अपनी खुद की गाड़ियां बेच सकते थे। उस समय साउथ कोरियन सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक सिटीजन कार बनाने का आदेश दिया था, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और सिर्फ साउथ कोरिया में बनाए गए पार्ट्स का ही इस्तेमाल करे। इसलिए 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हंडाई ने साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस कार बनाई, हंडाई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया मार्केट के 60% मार्केट शेयर कैप्चर करने में सक्सेसफुल हुई, जिसके साथ ये साउथ कोरिया मार्केट की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था और ये कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी नहीं था। इसलिए इन्होंने ओवरसीज मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन हंडाई पोनी साउथ कोरिया मार्केट में तो सक्सेसफुल थी, पर वो ओवरसीज मार्केट में बुरी तरह फेलियर रही, क्योंकि कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। गर्मी में कार का कलर उड़ जाता था और अक्सर इसमें मैकेनिकल इश्यूज भी होते थे, और इन सब वजह से हंडाई कार कंपनी 7 सालों से लॉस में रही। इसलिए चंग को काफी लोगों से कंपनी बंद कर देने का सजेशन भी मिला, लेकिन चंग का फैसला सबको चौंका देने वाला था, क्योंकि बंद करने की जगह वो एक नई कार कंपनी बनाने की प्लानिंग में थे, जो हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस करेगी। कंपनी के मैनेजमेंट इस फैसले को समझ नहीं पाए कि 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा एक ऐसे मार्केट में जिसकी कैपेसिटी ही 30,000 कार्स की है। लेकिन चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरिया इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी और हजारों लोग हर साल आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे थे। इसका मतलब था कि आने वाले सालों में कार की डिमांड्स बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली थी, और हंडाई ने अपनी नई कार्स विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए भी खास तौर पर बनाई। ये फैक्ट्री 1980 में शुरू हुई और 1982 में हंडाई ने पोनी 2 लॉन्च किया, जो इस बार काफी इम्प्रूव्ड कार थी। और इसी वजह से ये कार सिर्फ साउथ कोरिया मार्केट में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी सक्सेसफुल रही। और इसी के साथ अगले कुछ सालों में हंडाई ने 4 लाख कार बेची और प्रॉफिटेबल हो गई। अब हंडाई एक अच्छी कार कंपनी के रूप में ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा और टफ मार्केट यूएसए अभी क्रैक करना बाकी था। इंटरनेशनली यूएसए में सक्सेसफुल होना एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए जरूरी था। जब हंडाई ने यूएस मार्केट को स्टडी किया, तब उन्हें समझ आया कि जापान का कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट पर कब्जा है और मिड और लार्ज साइज अमेरिकन कार मार्केट में कंपटीशन काफी भयंकर है। इसलिए हंडाई ने सब कॉम्पैक्ट कार मार्केट को टारगेट किया, जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। और हंडाई ने देखा कि यूएसए में एक बड़ा सेकंड हैंड कार मार्केट है, इसीलिए उन्होंने अपनी नई कार हंडाई एक्सेल को सेकंड हैंड कार के दाम पर ऑफर किया, 5 सालों की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएसए की कार मार्केट को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सेकंड हैंड कार बायर्स तुरंत हंडाई एक्सेल की तरफ शिफ्ट हो गए। और 1986 में हंडाई ने यूएसए में लगभग 1,70,000 एक्सेल कार बेची और 1987 में उन्होंने लगभग 2,60,000 कार बेची,
जिसके साथ इन सालों में Hyundai एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार कंपनी बन गई और ये ऐसी पहली कार कंपनी थी जिसने यूएस मार्केट में शुरुआती दौर में इतनी सक्सेस देखी और इसी के साथ Hyundai एक मेजर कार कंपनी के रूप में ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश हो गई। चंग ने 72 साल की उम्र में हॉनरेरी टाइटल के साथ Hyundai से रिटायरमेंट ले लिया। उनके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी को संभाला और वही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को आगे बढ़ाया। आज Hyundai दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। सिर्फ 2022 में Hyundai ने लगभग 4 करोड़ कार बेची। हालांकि ग्लोबली Hyundai अपने कार बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि Hyundai ग्रुप में 42 कंपनीज है, जैसे कि Hyundai एलिवेटर्स, Hyundai इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। साउथ कोरिया के लिए Hyundai एक इंस्टीट्यूशन है जिसने देश को दोबारा बनाया, हजारों नौकरियां क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया। और ये सब करने वाला एक गांव का लड़का था जिसके पास खाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, लेकिन उसके पास था एक ना खत्म होने वाला जुनून, विजन और सबसे ज़रूरी बेहतर की इच्छा। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट में बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।